मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, पर वो नामर्द था और मैं बहुत अमीर थी। मेरा शौहर कहने लगा कि मेरी एक बहन का शौहर मर गया है, उसका बेटा हम रख लेते हैं और मेरी बहन हमारे घर रह लिया करेगी। मैं मान गई और हमने वो बच्चा रख लिया। लेकिन एक दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बच्चे की टांग पर एक अजीब सा निशान था और वही निशान मेरे शौहर की टांग पर भी था। तो फिर एक रात जब शौहर अपनी बहन के कमरे में गया तो उन दोनों को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दोनों, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा था। मेरे वालिद का बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार था। हमारी कई फैक्ट्रियां चलती थीं। क्योंकि मेरे वालिद का कोई बेटा नहीं था, मैं ही उनके साथ उनके कारोबार को संभालने लगी। मेरे हाथों में जादू था। मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती, जो कारोबार करती, उसमें तरक्की ही तरक्की होती। मेरे वालिद ने मेरी जहानत और मेरी किस्मत को देखते हुए सारा कारोबार मेरे हवाले कर दिया और खुद आराम करने के लिए कारोबार से अलग हो गए। मुझे कारोबार संभालते हुए एक साल का अरसा हुआ था कि जब मेरी वालदा और वालिद का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरे वालिद ने जाते जाते मुझे इतना सब कुछ सिखा दिया था कि अब मैं अकेली ही पूरा कारोबार बहुत अच्छे से संभाल सकती थी। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी और फिर यूं हुआ कि इस अकेलेपन की वजह से मुझे डिप्रेशन रहने लगा। मैं सारा वक्त डिप्रेशन से बचने के लिए दफ्तर में गुजार देती, फैक्ट्रियों की विजिट करती और सड़कों पर घूमती। एक दिन फैक्ट्री विजिट के दौरान मुझे एक वर्कर टकराया और मेरा बैग गिर गया। उस शख्स ने मेरा बैग उठाकर मुझे वापस किया और माजरत भी की। उस वक्त वो नहीं जानता था कि मैं इस फैक्ट्री की मालिक हूँ। मुझे वो शख्स पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने फैक्ट्री मैनेजर से उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि वो पिछले 4 साल से मेरी फैक्ट्री में एक इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा है। मैंने बहाने से उसे अपने दफ्तर बुलाया और मज़ीद जिम्मेदारियां सौंपी और अपना असिस्टेंट बना लिया। यूं भी मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि मुझे एक वक्त में 2-3 असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती। इस तरह वो मेरा असिस्टेंट बनकर सारा दिन मेरे साथ साथ रहता और हम दोनों इकट्ठे घूमते फिरते, फैक्ट्रियों का जायजा लेते और खाना तक साथ खाते। वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता, मुझे इज्जत देता, मेरा ख्याल रखता, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन के लिए जो दवाई खाने लगी थी अब उससे मिलने के बाद वो भी खाना खत्म हो गई थी। क्योंकि अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आ गया था जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती थी। उसके साथ रहते रहते 6 माह का अरसा जैसे मानो कि पलक झपकते ही गुजर गया और फिर मैंने एक दिन उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, फिर उसने मुझसे कुछ वक्त मांगा। उसका कहना था कि वो अपने घर वालों से इजाज़त लेकर ही मुझे बताएगा। उसने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली में 2 बहनें और एक भाई है। उसके माँ बाप का भी इंतकाल हो चुका है, इसलिए वो मेरा दर्द ज़्यादा अच्छे से समझता था। वो अपनी बहनों से शादी के लिए रजामंदी लेना चाहता था। उसका कहना था कि अगर उसकी बहनें इजाज़त दे देंगी तो ही वो मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं शादी करके उसके घर नहीं जाऊंगी, बल्कि वो मेरे घर आएगा और मैं उसके घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूंगी और ना ही उसके घर वाले कभी मुझसे मिलने आएंगे और हमारी शादी में कोई शरीक नहीं होगा। मैं जानती थी उसकी और हमारी क्लास में बहुत फ़र्क था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दौलत देखकर वो लोग हवस का शिकार हो जाएं। उसने मुझसे 2 हफ्ते का वक्त मांगा, जो कि मैंने बखुशी दे दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि वो मना नहीं करेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं उसे करने लगी थी उतनी ही वो भी मुझसे करता था। और फिर 2 हफ्ते के बाद उसने बताया कि उसकी बहन मान गई है और यूं हमारी शादी हो गई। हमने बिल्कुल सादगी से शादी की और उसके बारे में मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरा शौहर मेरा असिस्टेंट था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैक्ट्री में किसी भी किस्म की कोई बात हो। शादी की रात जब मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो वो बहुत खुश था। उसे पाकर मैं भी बहुत खुश थी। उसने मेरा घूंघट उठाया और मुझे एक छोटी सी सोने की तोहफे में अंगूठी दी। मैंने उसे एक गाड़ी गिफ्ट की जो कि उसकी पसंदीदा थी और अक्सर वो कहता था कि जब वो पैसे जोड़ेगा तो वो यही गाड़ी खरीदेगा। आज मैंने उसका ख्वाब पूरा कर दिया था। अपने हाथ में गाड़ी की चाबी लेकर वो खुशी से पागल होने लगा था और मैं भी उसे खुश देखकर बेतहाशा खुश थी। मुझे इस बात का सुकून हो गया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली नहीं रही हूँ। एक मोहब्बत करने वाला शौहर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मेरा शौहर, जिसका नाम कासिम था, वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। जब शादी की रात मैंने कपड़े बदल लिए और जेवर उतार दिया और कासिम भी कपड़े तब्दील करके कमरे में आया तो उसने मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि अगर वो मुझे एक सच बताएगा तो मैं उससे नाराज़ तो नहीं होंगी। उसने मुझसे वादा मांगा कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा जब वो खुद से सब कुछ बताना चाहता है तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन जब उसने सच मेरे सामने रखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका ये सच मेरा पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझे बताया कि वो एक नामर्द है
जो मुझे जिंदगी की सबसे अहम खुशी नहीं दे सकता, जो एक बीवी अपने शौहर से चाहती है, वो मुझे नहीं दे सकता। वो मेरे जज्बात की तस्कीन का जरिया नहीं बन सकता। मुझे जिंदगी भर अपने नफ्स को मारना होगा। मैं ये सुनकर जैसे सत्ते में आ गई, क्योंकि मियाँ बीवी का ताल्लुक तो जिंदगी की सबसे हसीन खूबसूरती होता है और मैं उसी से महरूम रहने वाली थी। मैं बहुत देर तक कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन मुझे कासिम से शदीद मोहब्बत थी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। और मैंने उस पर नाराज़गी जताने के बाद उसके सच के साथ उसको कबूल कर लिया। मुझे बस इस बात का गुस्सा था कि उसने मुझे ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर उसने कहा कि उसे डर था कि मैं कहीं शादी से इनकार न कर दूं और वो मेरे बगैर अब जी नहीं सकता था। अगर मैं उसे छोड़ देती तो वो मर जाता और यूं हमारी शादीशुदा जिंदगी बिना कोई ताल्लुक बनाए ही चल पड़ी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि वो मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करे जैसा कि मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बंजर लगती थी। वो मेरे पास होकर भी जैसे मेरे पास नहीं होता था। मैं उसके सामने तड़पती रहती, लेकिन वो बेबस था। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने अपने साथ बहुत गलत किया है, लेकिन कासिम की मोहब्बत सब चीज़ों पर हावी हो जाती। उसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरी बहुत इज्जत करता, मेरा ख्याल रखता और सबसे बढ़कर मेरे माँ बाप के जाने के बाद उसने मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी शादी को 1 साल हो गया था कि मैं जानती थी कि हम हमेशा बे औलाद रहेंगे, क्योंकि मेरा शौहर नामर्द है। मैंने कासिम से बात की कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में बहार आ सकती है, लेकिन कासिम ने हमेशा ये कहकर मना कर दिया कि हम किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, और मैं हमेशा उसके फैसले के आगे हार मान जाती। अब मेरा सारा कारोबार मुझसे ज़्यादा कासिम देखने लगा था। मैंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी कासिम के नाम कर दी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वही एक वाहक मेरा अपना था। कभी कभी मुझे बच्चे की कमी इस कदर महसूस होती कि मैं रोने लग जाती। कासिम मेरा रोना देखकर परेशान हो जाता और मुझे तसल्ली देता कि अल्लाह ने जब हमारी किस्मत में औलाद रखी होगी हमें मिल जाएगी, और उसकी ये बात सुनकर मैं सब्र कर लेती। मेरी शादी के 1 साल बाद कासिम ने मुझे बताया कि उसकी बहन का शौहर इंतकाल कर चुका है। उसकी बहन के हालात बहुत ख़राब हैं और वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चे के साथ गुजारा कर रही है। जिस पर मैंने कासिम से कहा कि हम उसकी माली मदद कर सकते हैं, तुम जो चाहो अपनी बहन को दे सकते हो, उसका खर्चा पानी तुम अपनी जिम्मेदारी पर ले लो। जिस पर कासिम ने मुझे कहा कि उसकी बहन शौहर के इंतकाल के बाद अकेली रहती है, जबकि उसका बच्चा भी सिर्फ 1 महीने का है। उसके शौहर का अचानक दिल के दौरे से इंतकाल हो गया है और यूं उसका अकेला रहना मुमकिन नहीं। उसके मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसने मुझे कहा अगर मैं इजाज़त दूं तो वो अपनी बहन का बच्चा लेकर मेरी गोद में डाल देगा और यूं हम बे औलाद नहीं रहेंगे, और मेरी बहन को उसी घर में एक कोने में जगह दे देंगे। वो हमारी खिदमत भी करेगी और यहाँ महफूज भी रहेगी। बच्चे के नाम पर जैसे मेरे अंदर नई जिंदगी ने जन्म ले लिया और मैंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना समझे ही कासिम को इजाज़त दे दी। मैं अपना अधूरापन मिटाना चाहती थी। शौहर के नामर्द होने की वजह से मैं बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी। मेरे सब जज्बात मिट्टी में मिल गए थे। मैं हर वक्त शौहर की कुर्बत को तड़पती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर सकता था। अब जबकि मुझे औलाद मिल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इनकार करूं। मेरा घर बहुत बड़ा था। अगर कासिम की बहन किसी कोने में रह भी जाती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और मैंने इसी ख्याल के तहत कासिम को इजाज़त दे दी और यूं वो अपना भांजा और बहन को हमारे घर ले आया। घर आते ही उसकी बहन ने वो बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और मुझे कहा कि मैं इसका नाम भी खुद अपनी मर्जी से रख सकती हूँ। ये सुनकर खुशी की इंतहा न रही और मैंने उस बच्चे का नाम रख दिया। बच्चा बहुत खूबसूरत और कुछ कुछ कासिम के जैसा था। मैं जब इससे गौर से देखती तो मुझे लगता था कि मैं कासिम को ही देख रही हूँ। अक्सर कासिम से कहती कि तुम्हारा भांजा तुम में बहुत मिलता है, और कासिम मुस्कुराकर मेरी हाँ में हाँ मिलाता। मैं बहुत खुशी से बच्चे की देखभाल करने लगी थी। मैं सारा सारा दिन बच्चे में मसरूफ रहती। मैंने कारोबार से भी अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब सब कुछ कासिम के हाथ में था। मुझे भरोसा था कि कासिम मेरे कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। वो घर आता तो ये देखकर बहुत खुश होता कि मैं बच्चे में मगन रहती और उसके साथ खेलती रहती। वो अक्सर अपनी बहन के पास जाकर बैठ जाता और उसकी बहन भी उसके साथ वक्त गुजारती। क्योंकि मुझे बच्चा मिल गया था, इसलिए मुझे उन दोनों बहन भाइयों का वक्त गुजारना बिल्कुल नहीं बुरा लगता था। अब तो अक्सर रात के वक्त भी जब बच्चा रोने लगता तो मैं कासिम को कहती कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह दफ्तर जाना है। तो वो अपनी बहन के कमरे में ही चला जाता और वहीं सो जाता। मैं रात भर बच्चे को संभालती और दिन भर मुझे नींद आती रहती, और जब मौका मिलता मैं सो जाती। अब मैं कासिम को बहुत कम वक्त देने लगी थी। कासिम ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि मैं बच्चे के लिए कोई आया रख लूँ या उसकी बहन से ही दिन में बच्चा संभालने को कह दिया करूँ, लेकिन मैं बच्चे को किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। कासिम के कमरे में होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो नामर्द था और मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं था।
अगर मुझे उससे शदीद मोहब्बत ना होती और मैं उस पर एतबार ना करती तो मैं उसको शायद शादी की पहली रात ही छोड़ देती, लेकिन उसकी मोहब्बत ने मुझे उससे बांध दिया था। और जब ये बच्चा मेरे पास आया तो जैसे मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई। अब मुझे कासिम से भी इतना लगाव नहीं था जितना कि उस बच्चे से था। बच्चे को पालते पालते मुझे 3 महीने गुजर गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था मैं और मसरूफ़ होती जा रही थी। अब मैं कासिम को बिल्कुल भी वक्त ना दे पाती थी। मेरा सारा वक्त बच्चे में ही लग जाता। कासिम भी मुझसे कोई शिकायत ना करता। अब बच्चा हाथ पांव चला चला कर मेरे साथ खेलता तो मुझे लगता कि यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। वो मुझे पहचानने लगा था, मुझे देखकर आवाज़ें निकालता और मेरे लिए उसकी आवाज़ें दुनिया की खूबसूरत आवाज़ होती। कासिम दफ्तर से आता तो अपनी बहन के साथ बैठ जाता। वो दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते और मैं यही चाहती थी कि कासिम मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान ज़्यादा ना आए, क्योंकि ये सच है कि कासिम से ज़्यादा मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो चुकी थी। और इसीलिए मैंने अपने वकील से कहकर कानूनी कागजात बनवा लिए थे, जिसमें मैंने इस बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया था। अब कासिम की बहन मुझसे ये बच्चा वापस नहीं ले सकती थी। मैंने ये बात कासिम के इल्म में लाए बगैर ही एक दिन बहाने बहाने से उसकी बहन से ये कहकर कागजात पर दस्तखत ले लिए कि मैं बच्चे के नाम पर कुछ जायदाद खरीद रही हूँ। ये सुनकर कासिम की बहन बहुत खुश हो गई थी और उसने बिना कागजात देखे पड़े उन पर दस्तखत कर दिए। और इस तरह ये बच्चा कानूनी तौर पर मेरे पास था, जिसे उसकी माँ भी अब उसे वापस नहीं ले सकती थी। एक दिन बच्चे को नहलाते हुए मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक नीले रंग का उभरा हुआ सा निशान है। मुझे देखकर हैरत हुई, क्योंकि मेरे शौहर कासिम के पाँव पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान मौजूद था। क्योंकि अब बच्चा बड़ा होता जा रहा था तो ये निशान वक्त के साथ साथ वाज़ेह हो रहा था। बहुत देर तक मैं ये सोचती रही कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी बच्चे के अपने मामू से पैदाइशी निशानात भी मिलते हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस तरह वो बच्चा शक्ल में अपने मामू जैसा है तो हो सकता है कि ये पैदाइशी निशान भी उसने अपने मामू जैसा ही लिया हो। जो भी था, मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बात है जिससे मैं बेखबर हूँ। मैं जानना चाहती थी कि इस बच्चे का बाप देखने में कैसा था, क्योंकि कासिम की बहन अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दफ्तर से वापस आते ही अब सीधा वो अपनी बहन के कमरे में चला जाता। कभी कभार जो कमरे में आता तो बच्चे से खेलता रहता और फिर अपनी बहन के पास चला जाता। जब से मैंने बच्चे के पाँव पर ये निशान देखा था, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। जाने कि मेरे दिल में ख्याल आने लगा था कि ये बच्चा कासिम का है। एक दिन जब मैं रात के वक्त बच्चे का दूध लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी तो न जाने किस ख्याल के तहत कासिम की बहन के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने सोचा कि इसको थोड़ी देर के लिए अपने पास कमरे में बुला लूंगी, क्योंकि मुझे उससे बात किए बहुत दिन हो गए थे। लेकिन जब मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि दोनों एक दूसरे में मगन थे। कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं था और मुझे उन दोनों की झलक नजर आ रही थी। कासिम की बहन की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वो कासिम को कह रही थी कि दरवाज़ा तो लॉक कर दो, कहीं तुम्हारी दूसरी बीवी यहाँ आ गई तो उसने जान लेना है कि तुम नाम मर्द नहीं बल्कि तुम में तो मर्दानगी कूट कूट कर भरी है। ये कहकर वो हंसी थी और उसकी हंसी की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिस पर कासिम ने कहा कि उस बेवकूफ़ को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो यहाँ आए। वो तो हमारा बच्चा लेकर ऐसे दीवानी हुई है जैसे वो बच्चा उसने ही पैदा किया हो। वैसे जानती हो तुम, वो मेरे साथ को पाने के लिए बहुत तड़पी है, लेकिन देख लो मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना सच्चा हूँ। वो कितनी ही दफ़ा जिस्म झलकाती नाइटी पहने मेरे जज्बात को भड़काने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे वफादार रहा हूँ। और देखो मैंने कैसे सारी आसाइश तुम्हारे कदमों में रख दी। तुम छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी और अब देखो इतने बड़े बंगले में कैसे ठाठ से रहती हो। हमारा बच्चा भी सोने का चमचा मुंह में रखता है और तुम्हें उसे संभालना भी नहीं पड़ता है। फ्री में आया भी मिल गई है और किस्मत भी संवर गई है। तुम यूं ही मुझे उससे निकाह से रोक रही थी। मैंने कहा था ना कि वो यतीम मस्कीन सिर्फ मोहब्बत की भिखारन है। मैंने ज़रा सी तवज्जो क्या दी, उसने अपना पूरा कारोबार ही मेरे हवाले कर दिया। अब तुम्हारा शौहर बॉस है बॉस, सब मेरे आगे पीछे फिरते हैं दफ्तर में। और वो नफसियाती औरत, वो तो मेरी मर्दानगी के बगैर ही मुझसे चिपकी रही। तुम्हें क्या बताऊं, कभी कभी वो रातों में ऐसी हरकतें करती है कि मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। उसने हर तरह से मुझसे ताल्लुक बनाने की कोशिश की। उसने बेहयाई की हर हद पार कर दी थी। वो बस किसी भी तरह अपने जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करती। मुझे कभी कभी उस पर हंसी भी आती कि बिस्तर पर किस तरह मछली की तरह तड़पती रहती है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालती और किसी न किसी तरह खुद को ठंडा करती। कासिम ने हर हद पार करके हमारे दरमियान के रिश्ते को मेरे लिए जिल्लत बना दिया। उसके बाद उस औरत के साथ जिसे उसने अपनी बहन कहा था बिस्तर पर चला गया। उन दोनों के दरमियान जज्बात की जंग जारी थी और वो दोनों एक दूसरे को हराने में मसरूफ थे। मैं ये जानकर हैरान रह गई थी कि मेरा शौहर नामर्द नहीं था
बल्कि वो तो पूरी मर्दानगी के साथ उस औरत में, जिसे उसने अपनी बहन कहा था, मसरूफ था। वो दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे और मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी और मुझ पर गुजरी कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। मेरे आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे। मेरी मोहब्बत का जनाजा पढ़ा दिया गया था। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। मैं आंसू बहाते हुए अपने कमरे में वापस चली आई। बहुत देर तक मुझे कुछ समझ ना आया और जब समझ आया तो मैंने ठान ली कि मैं अब इतनी आसानी से इन्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह जब कासिम नाश्ते में मसरूफ था तो मैंने उसे बताया कि आज से मैं भी दफ्तर जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। ये सुनकर कासिम चौंक गया था, लेकिन मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं किया और बस उसे यही कहा कि वकील साहब एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में दिलवा रहे हैं जहां हम नई फैक्ट्री शुरू करेंगे। ये सुनकर वो मुतमईन हो गया। वकील साहब को मैं पहले ही जरूरी कागजात बनाने का कह चुकी थी। दोपहर तक वकील साहब दफ्तर आ गए थे। मैंने कागजात कासिम के आगे रख दी और कहा कि दस्तखत करो। उसने हैरानी से मुझे देखा तो मैंने उसे बताया कि मैं ये जमीन भी उसके नाम पर खरीद रही हूँ। वो खुशी में अंधा हो गया और उसने फौरन दस्तखत कर दिए। तमाम कागजात पर दस्तखत लेने के बाद वकील साहब चले गए थे और कासिम खुशी से मेरे कदमों में बैठ गया। हम घर वापस आए तो मैंने कासिम की पहली बीवी से बच्चा वापस लिया और कमरे में आ गई। आज रात फिर मैं उन दोनों के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा आज भी बंद नहीं था। कासिम को यकीन था कि मैं नहीं आऊंगी। आज तो जैसे कमरे में कोई पार्टी हो रही थी। नई जमीन नाम होने पर वो अपनी बीवी को ऊपर उठाए गोल गोल घूम रहा था। आज तो उसकी बीवी भी बारीक सी नाइटी पहने जलवे बिखेर रही थी। जैसे ही कासिम अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करने लगा, मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। मुझे देखकर वो सख्ते में आ गया। उसकी मर्दानगी अया हो चुकी थी और उन दोनों का ताल्लुक भी। मैंने आगे बढ़कर कासिम के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और अपने हाथ में पकड़े कागजात उसके मुंह पर मारे। मैं ना सिर्फ उससे अपनी सारी जायदाद वापस ले चुकी थी, बल्कि मैंने उससे तलाक के कागजात पर भी दस्तखत करवा लिए थे। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने उन दोनों को फौरन घर से निकलने को कहा तो कासिम मुझे अपनी झूठी मोहब्बत की कस्में देने लगा। मैंने उसके मुंह पर 2 तमाचे और रसीद किए। जाते हुए उसकी बीवी जब मुझसे अपना बच्चा लेने आई तो मैंने ये बताकर उसके पांव तले से जमीन खींच ली कि इस बच्चे पर उसका अब कोई हक नहीं। वो मेरे पैरों पर गिर गई, लेकिन मुझे उस पर रहम ना आया, जैसे उन्हें मुझ पर नहीं आया था। वो दोनों खाली हाथ मेरे घर से निकल गए थे। मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों ने अपनी लालच में अपना बच्चा भी गंवा दिया था।